समारोह के मौके पर सिर्फ चंद पैगामात में से एक पैगाम गाँव के हमारे जो लोग हैं वो जानिब से आपको देंगे। इतना समझ लीजिए कि न जाने कौन सा जज्बा है मर के देखते हैं, न जाने कौन सा जज्बा है मर के देखते हैं, पतंगे शम्मा की लौ से गुजर के देखते हैं। ये समझिएगा, न जाने कौन सा जज्बा है मर के देखते हैं, पतंगे शम्मा की लौ से गुजर के देखते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में हमारे लिए जो शम्मा जल रही है, इससे हमें गुजर के अपनी मौत और अपने इश्क का इजहार करना है। आज की तारीख में हालात इस कदर पेचीदा है, माहौल इस कदर परागंदा हो चुका है। ये 26 तारीख हमारे और आपके लिए जीने मरने की तारीख आ रही है। आप मेरी बात, अब आप कह सकते हैं मौलाना गुलाम रब्बानी साहब 26 तारीख जीने मरने की तारीख क्यों? मैं जानता हूँ कि इंसान चलता फिरता भी मुर्दा कहलाता है। अगर इंसान के अंदर में जान पाई जाए इस एतबार से कि वो अपनी कौम की हिफाजत कर सकता है, इंसान के अंदर में जान पाई जाए इस एतबार से वो अपनी औलाद की परवरिश कर सकता है, इंसान के अंदर में जान पाई जाए इस एतबार से कि किसी मजलूम के जुल्म का खात्मा कर सकता है, इंसान के अंदर में अगर ये जान पाई जाए कि वो अपने इलाके में किसी मुसीबत की दिफा के लिए हौसला रखता है, इंसान के अंदर में जान पाई जाए कि अपने मुल्क की सलामती के लिए जान की बाजी लगाने का हौसला रखता है, तब तो वो इंसान जीता जागता है, वरना उसे मुर्दा कहा जाएगा। समझ रहे आप मेरी बात? वरना उसे मुर्दा कहा जाएगा। उस इंसान से क्या मतलब जिस इंसान के अंदर में अपने बच्चों की परवरिश का हौसला ना हो, ताकत ना हो, कुव्वत ना हो, तवानाई ना हो, ताबो तवा ना हो। जाहिर सी बात है, आज हमें और आपको जीते जी अपने आप को साबित करना होगा कि हम जिंदा हैं। अपने आप को साबित करना होगा कि जिंदा है। अब आप कह सकते हैं वो कैसे? आपको मारने की, आपको तहते करने की, आपको मसलने की, आपको कुचलने की, आपको दबाने की बहुत सारी साजिशें और कोशिशें चल रही है। इन सारी साजिशों और कोशिशों के बावजूद आपको अपने मिशन में इतना मुस्तहकम, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर बन जाना होगा कि हर मुसीबत में आने वाली सारी मुसीबतों की हवा को हम रोक करके अपनी आंधी के जरिए उन सारी मुसीबतों को दूर करेंगे और कहेंगे कि अब हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं मंडराएगा, इसलिए कि हम लोग जागरूक हो चुके हैं, हम जिंदा दिल हो चुके हैं। आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि आज हमारे और आपके लिए कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं। हिंदुस्तान को पामाल करने की, हिंदुस्तान को बेचने की, हिंदुस्तान को बर्बाद और तबाह करने की साजिशें चल रही है। इस तबाहकुन हालात के पेश नज़र आप अपने आप को मजबूत करिए। आप महसूस कर रहे होंगे कि आज आपका बेटा अगर दिल्ली जाता है, आपका बेटा पंजाब जाता है, आपका बेटा गुजरात जाता है, आपका बेटा राजस्थान जाता है, आपका बेटा हिंदुस्तान के किसी भी चप्पे में जाता है, तो उस बाप के दिल से पूछिए वो अपने दिल पे पत्थर रख के भेजता है। उस माँ के दिल से पूछिए वो अपने दिल पे पत्थर रख के भेजता है। उस बहन के दिल से पूछिए अपने भाई के लिए वो पत्थर रख के अपने भाई को रवाना करता है। वो क्या सोचता है, न जाने सफ़र में मेरे भाई के साथ क्या होगा, न जाने सफ़र में मेरे बेटे के साथ क्या होगा, न जाने सफ़र में मेरे भाई के साथ क्या होगा, मेरे रिश्तेदार के साथ क्या होगा। क्यों? इसलिए कि हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि आप कहीं सुरक्षित नहीं हैं। जब तक भाजपा की सरकार को आप उखाड़ के बाहर नहीं फेंकिएगा, तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए आपको जागरूक होना चाहिए। अब आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंका जाए। अब आप अपने दिल से सोचिए, अपना ख्याल कीजिए। हमारे इलाके में एक मोदी जी का चेला आया हुआ है, जान रहे हैं आप लोग उनको? हाँ, मोदी जी का चेला को नहीं जानते हैं? उसका नाम है अख्तरुल ईमान। कोचा धामन के लोग उनको बोलते हैं खतरुल ईमान। मैंने कहा भाई हम लोग अख्तरुल ईमान जानते हैं, कोचा धामन वालों, आप लोग खतरुल ईमान क्यों?
मैंने कदम बढ़ाने की कोशिश की, थोड़ा किशनगंज टहल गया। मैंने किशनगंज वालों से पूछा, भाई आप लोगों का पूर्व एमएलए का नाम क्या है? बोले खतरुल ईमान। अरे ये क्या मतलब जहाँ जहाँ से वो शख्स जीत हासिल किया है, दोबारा हारा है, उस जगह को छोड़ा है। तारीफ देखिएगा, वो किशनगंज से जीता, दोबारा फिर वो आया, हारा, छोड़ा, फिर कोचाधामन पहुंचा, जीता, फिर दोबारा में हारा, फिर वो छोड़ा। यानी जहां वो एक बार जीत जाता है, दोबारा उसको जीतने की ताकत नहीं रहती है, इसलिए कि लोग उसकी हकीकत से वाकिफ हो जाते हैं। लोग उसकी हकीकत से वाकिफ हो जाते हैं। तब हम लोग बाद में महसूस किया कि अच्छा ये राज की बात है। पुरानी दीवार में अपनी चौड़ी चमड़ी और वो जादुई उर्दू से पोताई करके नई दीवार चमका के लोगों को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हुनरमंद हूँ। नहीं, अब उसकी वो जो पोताई वाली दीवार है ना, वो पोताई बारिश में धुल गई है। लोग उसकी हकीकत से आशना हो गए हैं कि जब तुम्हें कोचाधामन वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते, किशनगंज वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुमने अपनी चौड़ी और चकनी जबान में, तुमने जादुई उर्दू की जबान में अपनी सलासत, अपनी फसाहत के जरिए अमौर के लोगों को तुमने गुमराह किया है। अब अमौर के लोग तुम्हारी हकीकत से आशना हो गए हैं, अब तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले हैं। यह आपको ऐलान करना होगा, है ना? ये आपको क्या रामराज जी मुस्कुरा रहे हैं कि हम लोग भी तो मेहनत कर रहे थे। मैंने हाँ भाई कर तो रहे थे, ये बात सच है, ये बात सच है। क्या रामराज जी उसी लिस्ट में है जिस लिस्ट में मैं था, समझ रहे कि नहीं? हाँ ठीक है, हम लोगों ने किसी और सोच के तहत, लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बता दूँ, जब तक आप किसी के करीब नहीं होइएगा ना, आप उसकी हकीकत से मुकम्मल तौर से वाकिफ नहीं हो सकते, समझ रहे कि नहीं? हम लोग जब करीब हुए और हम तो यहाँ से लेकर हैदराबाद तक पहुँच गए, समझ रहे नहीं? वहाँ जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम लोगों ने गलत जगह पे कदम रख दिया है। वरना आपको एक बात बता दूँ, कोई भी शख्स जब आप मेहनत करके कोई एमएलए बना देता है, तो क्या उस एमएलए को छोड़ता है? नहीं छोड़ता है ना? छोड़ता है क्या? नहीं। ये मेरी हकीकत से आशनाई समझ लीजिए कि मैंने इधर एमएलए बनाया, हकीकत से आशना हो गए और फौरी तौर पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब मैं एमआईएम के दामन में नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बात सच है या गलत? अब आप कह सकते हैं कि हाँ ये बात तो सच है, इसलिए कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमएलए बना के छोड़ देना। मैंने कहा इस नाकारा, इस मक्कार, इस झूठे, इस फरेबकार शख्स के पास रहना अपनी इज्जत को नीलाम करना है, इसीलिए मैंने अपनी इज्जत बचा के वहाँ से साइड हो गया। क्या रामराज जी आप भी ऐसा ही किए? सारे लोग, जितने लोग उनके दामन में थे, वो सारे लोग धीरे धीरे बरतरफ हो रहे हैं, साइड हो रहे हैं, इधर से उधर दाएँ बाएँ हो रहे हैं। क्यों? की हकीकत से वाकिफ हो गए। अब वो नए नए लोगों को अपने चंगुल में फांसने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार, अपने रेशो अकारिब को, अपने आइज़ा और अकरबा को समझाने की कोशिश कीजिए कि उस शख्स के फरेब से अपने आप को बचाए रखें। दूसरा शख्स एक और आया है, दूसरा शख्स, उनको किसी मीडिया वाले ने सवाल किया कि आप बीजेपी की बी टीम है, क्या कहा? बीजेपी की बी टीम है। वो सब वक्त ही बरहम हो गया और एक नेता, रहनुमा, रहबर, इमाम की शैली से हटकर बहुत नीचे जाकर, बहुत नीचे, किसी भी रहबर के अंदर में क्षमता होना चाहिए बर्दाश्त का। किसी भी रहनुमा के अंदर में रहनुमा वो कब माना जाता है जब उसके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत होती है, उसके अंदर सब्र और तहम्मुल का पहाड़ अपने सीने में मौजूद रखा जाता है, तब वो रहनुमा कहलाता है। जब उसको कहा गया कि आप बीजेपी की टीम हो, वो अपनी रहनुमाई को बराए ताक कर दिया, या फिर वो रहनुमा के काबिल नहीं है, उस शख्स ने उस मीडिया वाले से झगड़ा कर लिया। और झगड़ा करने के बाद वो मने मन सोचने लगा कि जब हमारे ऊपर बीजेपी की बी टीम का आरोप लग ही गया है, तो क्या ज़रूरत है दाएँ बाएँ करा, हम खुद भी बीजेपी में घुस जाए। सीधा जाके वो नहीं घुसा। भाई तीर को वोट देना, बोलिए ना, तीर को वोट देना आज आपके लिए क्या है? तीर को वोट देना, जरा जोर से बोलिए ना, ताकि आवाज़ जाए मीडिया के जरिए आपके लोकसभा किशनगंज में ये आवाज़ पहुँचे और ये आवाज़ हमारे नेता राहुल गांधी तक पहुँचे कि तीर को वोट देना हकीकत माने में फूल को वोट देना है। वो तीर नहीं त्रिशूल है, यूँ कह लीजिए कि मोदी का वो फूल है। मेरी बात। अच्छा, अगर आपकी समझ में ये बात आ गई
कि हकीकत माने में उस शख्स को कामयाब करने का मकसद हुआ मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, है ना? यही बात है ना? या मास्टर मुजाहिद साहब चले जाएंगे दाएं बाएं, कर सकते हैं। ये ताकत है, थोड़ी बहुत दाएं बाएं करने की वजह से प्रदेश से उठा के जिला में डाल दिया गया, समझ रहे आप? प्रदेश से उठा के जिला में डाल दिया गया, तो वो दाएं बाएं नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा हमें और आपको? अपने बच्चों को और उन माओं को भी समझाइएगा। मेरी एक गुजारिश है आपसे, माओं को, बहनों को, कि क्या वो शख्स जो आपके बेटे का कातिल है, आप उसको ताकतवर बनाने के लिए क्या आप जदयू को वोट दीजिएगा? माओं को समझाइए, बहनों को कहिए कि आपके भाई का वो कातिल है, क्या आप उसे यहाँ वोट देके ताकतवर बनाएंगे? आप कहिए अपने रिश्तेदार में जाकर के, औरतों से जाके कहिए कि ऐसे शख्स को आप वोट देने की कोशिश न कीजिए। आज आपका वोट लेकर के कल आपके बच्चों का कातिल तैयार करेगा। समझ रहे आप मेरी बात? इसीलिए गुजारिश है आप तमाम हजरात से कि आप लोग अपने अपने एतबार से, अपने अपने सर्किल में, अपने अपने आसपास में, अपनी अपनी बस्ती, अपनी टोला, अपने गांव में जा करके, इसलिए कि ये इलेक्शन संविधान को बचाने का है, ये इलेक्शन हिंदुस्तान को बचाने का है, ये इलेक्शन अपनी जान भी बचाने का है, अपना माल भी बचाने का है, अपनी इज्जत भी बचाने का है और अपना आबरू भी बचाने का है। इसीलिए अगर आपको अपने देश को तरक्की की जानिब गामजन करना है तो राहुल जी के हाथ को मजबूत करना होगा। मैं बधाई देता हूं अपने पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल जलील मस्तान साहब को। इन्होंने आपको जागरूक करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। मैं बधाई देता हूं और दुआ भी करता हूं, और आप सब भी दुआ कीजिए कि इनका साया आप लोगों के सरों पे तादेर कायम रहे। कुछ लोगों ने उस पीरियड में कहा था कि मस्तान जी को थोड़ा बदलना होगा, देख लिया ना बदलने का हाल, देख रहे हैं? थाना में जाइए तो वही हाल है, ब्लॉक में जाइए तो वही हाल है, रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचिए तो वही हाल है। कहीं भी सुकून है? कहीं भी सुकून है? कहीं भी सुकून नहीं है। इसीलिए मस्तान जैसा एमएलए हमारे विधानसभा में न कभी आया था और न अब कोई है और न ऐसी कोई उम्मीद की जा सकती। समझ रहे आप? हाँ, इसके लिए इसीलिए आप तमाम हजरात को निहायत भाषण के बीच में नहीं, अपने अपने वक्त में कहिए। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, एक आदमी के अंदर में 1000 खूबियाँ होती है, 10 मिनट में वो 1000 खूबियाँ नहीं गिनाई जाती। एक मिनट के अंदर में आप 2-4 बातें कर सकते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? और हर आदमी, जितने भी लोग यहाँ हैं, जो भी बोलेंगे, अपने अपने एंगल से इस बात को बताइए और यहाँ के बाद ये संकल्प लेके, ये वादा और मुआहदा करके, इस यकीन के साथ उठिए कि हम लोग जाएंगे और बिल्कुल मछलियाँ जिस तरह से सैलाब में बिखर जाती है और अपना दाना तलाश करती है, इसी तरह से फन तशरू फिल अर्द हम लोग जाकर के अपनी ज़मीन में बिखर जाएंगे और अपनी जान बचाने के लिए, अपना संविधान बचाने के लिए, अपना हिंदुस्तान बचाने के लिए हर फर्द तक पहुँच करके हम लोग राहुल जी के हाथ को मजबूत करने का है ना? बात समझ आए? भाई शबाब यूसुफी साहब जो हमारे हिंदुस्तान के वो अजीम शायर जनाब शाहिद यूसुफ साहब के शहजादे हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं। मैंने कहा शबाब भाई, आपके मन में क्या आ गया? बोला कि देखिए, लोग तो सफर कम करते हैं, हम लोग सफर बहुत ज़्यादा करते हैं भाई। जहाँ से प्रोग्राम आया जाना होगा, तो सफर में जाने के लिए दिल में इतना खौफ, इतना डर, इतनी दहशत रहती है कि कैसे सफर किया जाए। अल्लाह अल्लाह करके सफर किया जाता है। रात में ट्रेन में नींद नहीं आती है। आप कहेंगे क्यों नींद नहीं आती? कि न जाने हम सो गए, हमारे साथ क्या हादसा हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, इस दाढ़ी के और इस लिबास के पीछे लोग हाथ मुंह धो के नहीं बल्कि पूरा नहा धो के पीछे पड़े हुए, समझ रहे हैं? इसीलिए हम सबको चाहिए, हमारा ये सेकुलर मुल्क है, इस सेकुलर मुल्क में अब कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान वोट देता है। भैया, सिर्फ मुसलमान वोट देने से राजस्थान में जीत जाएगा? सिर्फ मुसलमान वोट देने से क्या बंगाल में जीत जाएगा? सिर्फ मुसलमान वोट देने से मध्य प्रदेश में जीत जाएगा? सिर्फ मुसलमान वोट देने से आंध्र प्रदेश में जीत जाएगा? नहीं, ये हमारे जो विरोधी हैं, ये जो जादुई उर्दू वाले लोग हैं, ये अपनी जुबान से आपको वर्गलाने की कोशिश करते हैं। नहीं,
कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटे बड़े, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े सबको लेके चलने वाली अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। समझ आप मेरी बात? हाँ, अगर उस पार्टी में किसी को सम्मान मिलता है तो सम्मान मिलने का एक रास्ता है। आप अपने आप को साबित कीजिए कि हम कौम के रहबर हैं और आप देखिए आपको कितना सम्मान मिलता है। जाहिर सी बात है, हमारे मुखिया रामराज जी हैं, आप इनका भी भाषण सुनिएगा तब आपको एहसास होगा कि इस मुल्क को अगर किसी ने तरक्की देने की कोशिश की है उसका नाम कांग्रेस है। इस मुल्क के इंसान के अंदर में अगर कोई मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। इस मुल्क के अंदर में अगर किसी पार्टी में इखलास पाया जाता है तो उसका नाम कांग्रेस है। इस मुल्क के अंदर में किसी पार्टी में मोहब्बत का पैगाम पाया जाता है तो उसका नाम कांग्रेस है। इसीलिए हम सबको मिलके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंडित, बाबा, मौलवी, हाफिज, कारी, मुहद्दिस, नेता, रहबर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ठेकेदार सब मिलके गरीब से लेके अमीर तक सब मिलकर के हम लोगों को कांग्रेस को मजबूत करना लाजमी है। क्या मेरी इन बातों से आप लोग सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो